नमस्कार सभी को और स्वागत है जूविश वर्ल्ड वीकली में i24 न्यूज पर। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। हर हफ्ते हम यहाँ इजराइल में और पूरी वैश्विक यहूदी समुदाय में यहूदी समुदाय से जुड़ी कहानियों, मुद्दों और हस्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और हम इस हफ्ते की यहूदी दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं। एक नजर डालिए। बॉस्टन के एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन द्वारा हार्वर्ड के खिलाफ यहूदी विरोध को लेकर दायर मुकदमे को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि सरकार नागरिक अधिकारों के उल्लंघन को साबित करने में असफल रही। अदालत ने इन घटनाओं को अलग थलग और छिटपुट बताया, जो मुख्य रूप से 2023 से 2024 गाजा युद्ध के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी थी। हार्वर्ड ने इस मुकदमे को दिखावटी और प्रतिशोधात्मक बताया और न्याय विभाग ने कहा है कि वो इस मुकदमे से असहमत है और वो अपने अगले कदमों पर विचार कर रहा है। पैरामाउंट पिक्चर्स का कहना है कि वो उद्धरण के अनुसार पक्षपात को बर्दाश्त नहीं करता। मार्क रुफालो ने इजराइल का हवाला देते हुए ओरेकल की सफ्रा कैट्स और लैरी एलिसन पर वार्नर ब्रदर्स के पैरामाउंट अधिग्रहण के खिलाफ अपनी लड़ाई में उद्धरण के अनुसार नरसंहार और रंगभेद का समर्थन करने का आरोप लगाया। स्टूडियो ने इसे हद से ज्यादा बताया और यहूदी विरोधी रूढ़ियों के खिलाफ चेतावनी दी। रुफालो की टीम ने इस बयान को घृणित बताते हुए खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि वो यहूदी लोगों को नहीं बल्कि इजरायली नेताओं और टेक ठेकेदारों को निशाना बना रहे हैं। नवंबर के मध्यावधि चुनावों तक और भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते फ्लोरिडा अपने राज्यव्यापी प्राइमरी के लिए चर्चा में था, जो खास तौर पर इजराइल से जुड़े मुद्दों के लिहाज से अहम था। कांग्रेस के 3 मौजूदा यहूदी सदस्यों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, लेकिन नवंबर में उन्हें चुनौती देने वालों का सामना करना होगा। यहाँ i24 न्यूज की वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वेगनहाइम से और जानकारी है। मंगलवार की रात फ्लोरिडा के यहूदी कांग्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनके प्राइमरी चुनावों में काफी हद तक सकारात्मक रही। हम डेमोक्रेटिक पक्ष से शुरू करते हैं। इजराइल समर्थक डेमोक्रेट जेरेड मोस्कोविट्ज एक नए परिसीमन वाले जिले में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका समर्थित उम्मीदवार ओलिवर लार्किन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें लोकप्रिय यहूदी विरोधी हसन पिकर का समर्थन प्राप्त था। इसके बावजूद मोस्कोविट्ज ने अपना प्राइमरी चुनाव काफी आसानी से जीत ली। अब वो आम चुनाव में एक रिपब्लिकन के खिलाफ मुकाबला करेंगे, जिसमें उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस जिले में डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में अपेक्षाकृत आसानी से जीत हासिल की थी। इजराइल समर्थक डेमोक्रेट डेबी वासरमैन शुल्स को फ्लोरिडा में नई सीमांकन रेखाओं के कारण पूरी तरह नए जिले में चुनाव लड़ना पड़ा, जहां उनका मुकाबला कई अफ्रीकी अमेरिकी उम्मीदवारों से हुआ और ये जिला लगभग 3 दशकों से एक अश्वेत सांसद द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। जैसा कि कुछ लोग डर रहे थे और कुछ लोग खुश थे, वासरमैन शुल्स बाकी उम्मीदवारों के बीच वोट बांटने में सफल रहीं और अब वो भी आम चुनाव के लिए आगे बढ़ गई हैं। रिपब्लिकन पक्ष में तथाकथित हिब्रू उत्तराधिकारी रैंडी फाइन का मुकाबला वहां प्राइमरी में नव नाजी डैन बिल्जेरियन से हो रहा है। अच्छी खबर यह थी कि इसमें कोई मुकाबला नहीं था। फाइन आसानी से जीत रहे हैं। चिंता की बात यह है कि बिल्जेरियन को फिर भी 18% वोट मिले वहां के वोटों में से, इसके बावजूद या शायद इसी वजह से कि वह एक नव नाजी है। इसी बीच गवर्नर की दौड़ में बायरन डोनाल्ड्स, जो नवंबर में जीतने के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, उन्होंने भी अपने रिपब्लिकन प्राइमरी में आसानी से जीत हासिल की। डोनाल्ड्स पूरी तरह से इजराइल समर्थक उम्मीदवार हैं और माना जा रहा है कि अगले साल भी वे इजराइल समर्थक गवर्नर होंगे। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से रिपोर्टिंग करते हुए माइक वागनहाइम, i24 न्यूज। एक इजरायली उद्यमी सचमुच यहूदी विरोधी भावना को साफ कर रहे हैं और अलग राह के लिए नया रास्ता बना रहे हैं। दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना और देशों द्वारा यहूदी और इजरायली यात्रियों को निशाना बनाए जाने के बीच छुट्टी या साधारण आराम के लिए कहां जाना सुरक्षित है? खैर, इस सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ एक युवा उद्यमी शाय यश, सेव फॉर जूस के संस्थापक मौजूद हैं। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। तो ठीक है, मेरा पहला सवाल है, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? क्या आपको यात्रा करने में परेशानी हुई और समस्याएं आई, या आपने अपनी टेक नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि आप बोर हो गए थे और कुछ नया ढूंढना चाहते थे और वही आपको मिल गया? हाँ, पहली बात, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि मैं खुद का उद्यम शुरू कर सकूं। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। जैसे मैंने विश्वास के साथ बड़ा कदम उठाया, शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद थी कि मेरे पास कोई आइडिया आ जाएगा। और फिर 2-3 हफ्तों बाद मैं तनाव में आ गया। मैंने सोचा, अरे मेरी कोई सैलरी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं इसे संभाल सकूं। और मैंने अपनी पत्नी से कहा मुझे छुट्टी लेनी होगी। तो हम अपने घर के सोफे पर बैठे और मैंने और मेरी पत्नी ने घूमने के लिए जगह खोजने की कोशिश की और हमने चारों ओर यहूदी विरोधी माहौल देखा। तो वहीं से ये विचार आया, अरे मैं सारी जानकारी एक ही जगह नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तो चलो सेव फॉर जूस बनाते हैं। यही विचार था। तो मानदंड क्या है, मतलब इसका लक्ष्य क्या है? क्या ये छुट्टियों की योजना बनाने में मदद करना है या लोगों को खुद के लिए ये करने के तरीके बताने के लिए टूल्स देना है? ये समुदाय द्वारा संचालित है। ये समुदाय की रिपोर्ट्स, घटनाओं और समाचार डेटा पर आधारित है और आपके पास इजरायली सरकार की सलाह और चेतावनियां भी होती हैं।
तो ये सारा डेटा एक ही सिस्टम में आता है। ये आपको ये समझने में मदद करता है कि आप कहाँ यात्रा कर सकते हैं। आपको एक सामान्य जानकारी मिल जाएगी कि आप कहाँ जा सकते हैं और आपको बुनियादी जानकारी मिल जाएगी। मेरे लिए उस दिशा में जाने के बजाय इस रास्ते पर जाना ज्यादा सुरक्षित है। और क्या, मुझे पता है कि ये अभी भी बन रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य वास्तव में छुट्टियों के पैकेज भी उपलब्ध कराना है, या ये सिर्फ यूजर्स और यात्रियों के लिए है ताकि वे खुद को मैनेज कर सकें? अभी के लिए सबसे पहले कम्युनिटी बनाना है। इस पर बहुत सारे लोग जुट रहे हैं और मुझे रोजाना सैकड़ों और हजारों यूजर्स मिल रहे हैं। जब हमें और ज्यादा ट्रैफिक और ज्यादा घटना रिपोर्ट्स मिलने लगेंगी तो लोग इस सिस्टम पर भरोसा करेंगे। और साथ ही जैसा आपने कहा, छुट्टियों के पैकेज भी होंगे, जैसे कि कुछ खास जगहों पर जाना और सुरक्षित यात्रा करना। आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, आपको सुरक्षित होटल्स मिलेंगे, ऐसी कम्युनिटीज मिलेंगी जहां स्थानीय मार्गदर्शक होंगे जो आपकी मदद करेंगे। वे बताएंगे कि ये सुरक्षित जगह हैं जहां आप यात्रा कर सकते हैं। तो और आप उन जगहों में कैसे फर्क करती हैं जो सच में खतरनाक हैं और जो बस उतनी अच्छी नहीं है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो मैं जो मुख्य काम कर रहा हूँ वो ये है कि मैं ऑनलाइन उपलब्ध 60,000 से ज्यादा न्यूज सोर्सेस की जानकारी ले रहा हूँ। आपके पास कम्युनिटी द्वारा दी गई जानकारियां भी हैं जो सिस्टम में आती हैं, जिसमें लोग उन घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं जो उनके साथ सच में हुई हैं। और आपके पास इजरायली सरकार की जानकारी भी है। मैं इन सारी जानकारियों को एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं और फिर मैं कुछ लॉजिक चला रहा हूं जिससे आप तय कर सकते हैं कि कौन सी जगह आपके लिए बेहतर है, या वहां जाना आपके लिए ज्यादा सुरक्षित है या ज्यादा खतरनाक। बहुत दिलचस्प। अच्छा, शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि आखिरकार आपको छुट्टी मिल गई होगी। हाँ। उम्मीद है कि आपने सिर्फ आइडिया सोचकर ये नहीं कहा होगा कि ठीक है अब मुझे काम पर लगना है। आखिर में आप छुट्टी पर गए थे, है ना? हाँ, 1 महीने बाद, लेकिन गया था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। अच्छा विचार है। धन्यवाद, इसकी सराहना करता हूँ। पिछले 16 वर्षों से तेल अवीव विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने प्राचीन बाइबल किलेबंद शहर अज़ेका के रहस्यों को उजागर करना अपना मिशन बना लिया है। दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में युद्ध की लगातार अनिश्चितता के कारण प्राचीन टीले पर जीवन बिल्कुल भी बेफिक्र नहीं रहा है। i24 न्यूज के हेनरी कर्शनर इस किले में गए और परियोजना निदेशकों से बात की ताकि ये जान सके कि वे इन कठिन समय में भी अपना काम कैसे जारी रखते हैं। 3000 साल पहले प्राचीन सभ्यताओं ने शहरों और किलों को बनाने और नष्ट करने के लिए लोहे की गेंतियों का इस्तेमाल किया था। आज एल्हा घाटी के दिल में गहराई में काम कर रहे पुरातत्वविद बिल्कुल वही लोहे की गेंतियां इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किसी शहर को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे खोजने के लिए। पिछले 16 वर्षों से लॉर्ड लोटेनश्लागर अभियान मध्य इजराइल के टेल एस सुल्तान में खुदाई कर रहा है, जहां वे यहूदा के प्राचीन राज्य के एक गढ़ को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि टेल अज़ेका का रहस्य उसकी स्थिति में है। मैं उस स्थान पर जाना चाहता हूं जो यहूदा के लोगों और पलिश्तियों के बीच है, यहूदा के लोगों और अरबों एदोमियों के बीच है, यहूदा और उत्तर में इजराइल के बीच है। तो ये एक असली बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा है। ये एक ऐसी सीमा है जिसे कोई भी व्यक्ति जो यहूदा के लोगों से संपर्क करना चाहता है, या कोई भी जो यहूदा को जीतना चाहता है, उसे इसी जगह से होकर गुजरना पड़ता था। ओडेड लिप्शिट्ज़ बाइबल काल में यहूदी इतिहास के प्रोफेसर हैं और तेल अवीव विश्वविद्यालय में मानविकी संकाय के डीन हैं, और पिछले 16 वर्षों से वे टेल अज़ेका में खुदाई परियोजनाओं का निर्देशन कर रहे हैं। अज़ेका आश्चर्यों से भरा हुआ है, इसलिए हमारे पास अभी भी कई आश्चर्यजनक चीज़ें और अद्भुत खोजें हैं, खासकर लोह युग से, क्योंकि यही वो हैं जिसे हम अभी खुदाई कर रहे हैं, जिसमें मुहरों के निशान और ये बेका का वजन भी शामिल है जिसे हमने अभी अभी खोजा है। ये वाकई बहुत रोमांचक बात है, क्योंकि एक बार फिर ये बाइबल को वापस ला रहा है। ये इस स्थल के यहूदाकालीन इतिहास को सामने ला रहा है और ये बहुत ही रोमांचक है। और उत्तरी क्षेत्र में जब आपने इस जलाशय को देखा जो ढह गया था, ये एक और पहलू है, क्योंकि अज़ेका की भूमिगत जगह गुफाओं से भरी हुई है। हर जगह जहाँ भी हम चट्टान तक पहुँचते हैं, हमें गुफाएं और अलग अलग जमाव मिलते हैं। और आने वाले वर्षों में हम जिन चीज़ों की जांच करना चाहते हैं, उनमें से एक ये पूरा भूमिगत संसार है। अज़ेका बाइबल के इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है। ये यहोशू की किताब से लेकर दाऊद और गोलियत की कहानी तक फैला हुआ है। और यही बाइबल की कहानियां थी जिन्होंने पुरातत्वविद फ्रेडरिक ब्लिस और एरी मैकेलिस्टर को 1800 के दशक के अंत में पहली बार इस स्थल की खुदाई करने के लिए प्रेरित किया, जो उन्होंने पैलेस्टाइन एक्सप्लोरेशन फंड की ओर से की थी। अब उन्होंने पुरातत्व की एक बहुत ही विनाशकारी विधि विकसित की और इस तरह उन्होंने पूरे स्थल को नष्ट कर दिया। मारेशा नष्ट हो गया, गेजर नष्ट हो गया, और ये भी कहा जाता था कि अज़ेका भी नष्ट हो गया। तो हमारे पास एक प्रसिद्ध तस्वीर है जिसमें एक अरब मजदूर ठीक यहाँ खड़ा है और आप जानते हैं दक्षिण की ओर देख रहा है और उसके ऊपर दीवार है। लेकिन चूंकि उन्होंने केवल स्थल के अंदरूनी हिस्से से खुदाई की थी, इसलिए उन्हें यह भी पता नहीं था। मेरे ऊपर एक प्रवेश द्वार है जिसे हस्मोनियों ने बनाया था। चलिए मान लेते हैं, मुझे लगता है योहन हायरकानूस द्वारा। आप जानते हैं लगभग 140 ईसा पूर्व
ये एक ऐसी जगह है जिसे आप केवल प्रशासन और रक्षा तंत्र के लिए चुनते हैं, और जैसे हम यहाँ हैं, और ये स्थल बाइबल में भी एक सीमा क्षेत्र के रूप में बहुत प्रमुखता से उल्लेखित है। सबीना क्लेमन अजेका खुदाई की फील्ड डायरेक्टरों में से एक है और तेल अवीव विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। वो उदेद के साथ रामत राचेल से आई थी, जहां वो 3 सीजन तक खुदाई की सहायक पर्यवेक्षक थी। ऐसी जगह को जानना एक बहुत बड़ा अवसर है। इतने वर्षों और इतनी खुदाइयों के बाद भी मुझे लगता है कि इस मामले में शायद ही कोई स्थल इतना जाना पहचाना हो, जिसे आप तब समझ सकते हैं जब आप सिरेमिक्स को देखते हैं और आपको पहले से ही सामग्री के कुछ टुकड़ों से पता चल जाता है कि ये किस काल का है। हाँ। मैं ये दूसरी जगहों पर नहीं कर सकती। हाँ। ये एक बहुत बड़ा मौका है। ये सिर्फ एक स्थानीय इजरायली प्रोजेक्ट नहीं है। तेल अवीव विश्वविद्यालय ने इसे अपना मिशन बना लिया है कि वो दुनिया भर के स्कूलों और संगठनों के साथ मिलकर काम करे। दुर्भाग्यवश अजेका में खुदाई टीम को इजराइल भर में दर्जनों अन्य खुदाइयों के साथ पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहरी भू राजनीतिक ताकतों से निपटना पड़ा है। कोविड से लेकर 7 अक्टूबर और उसके बाद हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ हुए युद्धों तक इन आपदाओं और संघर्षों ने तेल अजेका की खुदाई को शांति और संघर्ष के बीच में छोड़ दिया। 2025 में मिसाइल सायरन अलार्म के दौरान प्राचीन किले को उसके मूल उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने मजबूर होना पड़ा। चल रहे युद्धों के कारण अजेका को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हम हर साल इस परियोजना में खुदाई जारी रखते हैं, यहाँ तक कि युद्ध के समय भी। लेकिन दुनिया भर के समूहों के साथ सहयोग करना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है। तो मुझे अभी इसका इतना एहसास नहीं हो रहा है इसका कारण, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर इसका असर महसूस होगा। हम अच्छे अनुदान प्राप्त नहीं कर पाए जो हम आमतौर पर विदेश से लेते थे। पैसे की तंगी है। यहाँ इस इलाके में 2 स्वयंसेवक हैं। मेरे मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं और मैं इस क्षेत्र की खुदाई इस साल पूरी करना चाहती हूँ। हाँ, आमतौर पर इस क्षेत्र में हमारे पास 20 स्वयं सेवक काम करते थे। फिर भी सारी कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद तेल अजेका खुदाई टीम ठीक उसी किले की तरह जिसे वे उजागर कर रहे हैं, मजबूत और दृढ़ है। अजेका आज भी एक ऐसी जगह है जहां बसों में भरकर स्कूलों के बच्चे और अन्य आगंतुक आ रहे हैं। अब तक वे लोग यहां सिर्फ देखने आते हैं, दाऊद की कहानी सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं चाहती हूं कि एक दिन ऐसा हो जब छात्र यहां आएं और यहां एक छोटा सा कियोस्क हो जहां वे कुछ पीने के लिए खरीद सकें। और मेरा सपना है कि लगभग 4 साल में लोग तेल अजेका आ सकें और पूरी दुर्ग में घूम सकें और अपने ऊपर ऊंची दीवारें देख सकें, दुर्ग के अंदर की संरचनाएं देख सकें और उस सड़क पर घूम सकें जो दुर्ग के चारों ओर है। और ये इजराइल के पुरातात्विक स्थलों में से एक मोती होगा। इस गर्मी में इजरायली फुटबॉल स्टार मनोर सोलोमन ने एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया जब उन्हें इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब वेस्ट हैम ने साइन किया और उन्होंने मैदान पर पहले ही नतीजे दिखा दिए हैं। अपने डेब्यू मैच में बर्नली के खिलाफ गोल किया, लेकिन एक समूह के प्रशंसकों ने एक नारा लगाकर काफी हंगामा कर दिया, जिसमें कहा गया कि सोलोमन फिलिस्तीन से नफरत करते हैं। यहाँ I24 न्यूज संवाददाता जो ब्राउन से और जानकारी है। इजरायली विंगर मनोर सोलोमन ने वेस्ट हैम यूनाइटेड में अपने करियर की शानदार शुरुआत की जब उन्होंने अपने डेब्यू मैच में पिछले हफ्ते बर्नली के खिलाफ 2-2 की बराबरी में गोल किया। लेकिन सुर्खियां उस भीड़ में हुई घटना से आईं, ना कि सोलोमन ने मैदान पर क्या किया। ये नारा जिसमें कहा गया कि मनोर सोलोमन फिलिस्तीन से नफरत करते हैं, सबसे पहले कुछ साल पहले लीड्स यूनाइटेड के फैंस ने लगाया था जब वो वहां खेले थे, और इसे वेस्ट हैम के फैंस ने ऑनलाइन साझा किया और इसकी जमकर आलोचना की है। कई लोगों का मानना है कि ये फिलिस्तीनी लोगों के प्रति आपत्तिजनक है और यह अनावश्यक रूप से राजनीति को फुटबॉल में ला रहा है। जबकि जो लोग ये नारा लगा रहे हैं उनका कहना है कि ये आमतौर पर स्टेडियम में सुनने वाली बातों की तुलना में काफी हल्का है और ये सिर्फ एक मजाक है। लेकिन क्लब वेस्ट हैम यूनाइटेड ने इस स्थिति पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्लब को इस आपत्तिजनक और विभाजनकारी नारे की जानकारी है जिसमें फिलिस्तीन विरोधी संदेश है, जिसे हमारे शुरुआती EFL चैंपियनशिप मैच में बर्नली में हमारे कुछ मेहमान समर्थकों द्वारा गाया गया था। हम समझते हैं कि गाना और नारे लगाना मैच के दिन के अनुभव का पारंपरिक और गहराई से जुड़ा हुआ हिस्सा है। हम अपने समर्थकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने फुटबॉल क्लब और क्लैरेट और ब्लू शर्ट पहनने वाले खिलाड़ियों के बारे में जोर से और गर्व से गाएं, लेकिन कभी भी ऐसे तरीके से नहीं जिससे साथी प्रशंसकों के बीच विभाजन हो या किसी को ठेस पहुंचे। देखिए, बात यह है, और मैं ये अब एक वेस्ट हैम फैन के तौर पर कह रहा हूं, पिछले दशक में हमारे फैंस के बीच काफी बंटवारा रहा है, खराब मालिकाना हक और एक बहुत ही अलोकप्रिय स्टेडियम में शिफ्ट होने की वजह से। लेकिन अब इस गर्मी में कुछ परिस्थितियों की वजह से ऐसा लग रहा है कि उम्मीद की एक नई हवा है। तो फिर हमें वहां बंटवारा क्यों करना चाहिए जहां इसकी कोई जरूरत नहीं है? गलत मत समझिए, मैं वेस्ट हैम के बहुत सारे मैचों में गया हूं जहां मैंने इससे भी बुरे नारे सुने हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लोग इस खास नारे से आहत नहीं हुए। और अगर वे आहत हुए तो हमें इस उकसावे को स्टेडियम में क्यों लाना चाहिए, खासकर ऐसे समय में जब हमें एकजुट रहने की कोशिश करनी चाहिए।
और वो भी तब जब इस सीजन में हम नीचे डिवीजन में चले गए हैं। और हाँ, सोलोमन को उसकी राष्ट्रीयता की वजह से ऑनलाइन बहुत ही अनुचित यहूदी विरोधी और इजराइल विरोधी नफरत का सामना करना पड़ा है। लेकिन उसे इसलिए साइन नहीं किया गया क्योंकि वो इजरायली है, उसे इसलिए साइन किया गया क्योंकि वो एक अच्छा फुटबॉलर है। और नफरत करने वालों को गलत साबित करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि अपने डेब्यू पर ही गोल कर दे, जैसे उसने बर्नली के खिलाफ किया था। और मेरी राय में चार्ल्टन के खिलाफ अपने दूसरे मैच में मैदान पर सबसे अच्छा खिलाड़ी बने। हालांकि ये ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैदान पर सभी खिलाड़ी वाकई बहुत खराब थे, लेकिन मुझे एक नारा याद आता है जो लिवरपूल के फैंस मोसाला के लिए गाते थे, अगर वो कुछ और गोल करता है तो मैं भी मुस्लिम बन जाऊंगा। मेरी राय में सोलोमन और अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल और यहूदी लोगों के लिए सबसे अच्छा पीआर यही हो सकता है कि हम उसके फुटबॉल और उसकी सकारात्मक खूबियों पर ध्यान दें। और अगर वो इसी तरह खेलता रहा तो शायद कुछ लोग यहूदी भी बनना चाहेंगे। यहूदी अमेरिकी युवाओं के अनुभव का एक बड़ा हिस्सा गर्मियों में समर कैंप में जाना होता है, लेकिन अब समर कैंप नाइजीरिया में भी सपनों को सच कर रहा है, जहां 100 सिनेगॉग है लेकिन कोई खास रब्बी नहीं है और दर्जनों इग्बो लोग हैं जो खुद को यहूदी मानते हैं और यहूदी परंपराओं का पालन करते हैं। इग्बो देश के सबसे बड़े जातीय समूहों में से एक हैं और उनका मानना है कि वे इजराइल की खोई हुई जनजातियों के वंशज हैं। और इस गर्मी बच्चे कैंप सारा में समर कैंप का पूरा अनुभव पा रहे हैं। और अब हमारे साथ नाइजीरिया के अबुजा से जुड़ रहे हैं, जो बहुत ही दिलचस्प लोगों की तिकड़ी है। स्वागत है डेबी इसर, कैंप सारा की संस्थापक और कैंप काउंसलर एडना अदाइज अबो और 12 साल की कैंपर जाइन डोनाटस। आप सभी का धन्यवाद कि आप कैंप के बीच में यहाँ हमारे साथ हैं। शो में हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई बहुत रोमांचक है और मैं आपके जरिए वही अनुभव फिर से जी रही हूँ, क्योंकि मेरे सबसे पसंदीदा गर्मी के दिन वही थे जब मैं समर कैंप जाती थी। तो डैबी, मैं आपसे शुरू करूंगी। एक अमेरिकी के तौर पर हम जानते हैं कि समर कैंप्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आपके दिमाग में ये इतना दिलचस्प आइडिया कैसे आया? मैं 2021 में नाइजीरिया आई थी। मैं वर्ल्ड बैंक के लिए काम करती हूँ, तो मुझे यहाँ पोस्ट किया गया था और मैं यहाँ एक ऐसी कम्युनिटी ढूंढ रही थी जिसके साथ मैं छागी मना सकूं। और मुझे अबूजा में इस अद्भुत यहूदी समुदाय के बारे में पता चला। यहाँ 3 सिनेगॉग हैं और हर एक में एक बहुत ही मजबूत, पीढ़ियों से जुड़ा हुआ और उत्साही समुदाय है। और मैं थी, आप जानती हैं, इसका बहुत कुछ मेरे लिए जाना पहचाना था। साथ ही साथ वहाँ खूबसूरत गाने भी थे जिनकी धुनें अलग थी। तो मैं हर बार जब भी मैं अमेरिका वापस जाती थी, मैं टेलीटोट्स, टैलीटोट्स, जिदरिम, किप्पा, जो भी मैं ला सकती थी से भरा हुआ एक सूटकेस लेके वापस आती थी। और फिर मैंने समुदाय से बात करना शुरू किया कि हम उनके समुदाय को बनाए रखने में मदद के लिए क्या क्या चीजें उपलब्ध करा सकते हैं। आप जानती हैं वे असल में क्या चाहते हैं? और उन्होंने लगभग एकमत से कहा कि वे सच में चाहते हैं कि उनके बच्चों को संसाधनों तक पहुंच मिले और वे महसूस करें कि वे एक बड़े यहूदी समुदाय का हिस्सा हैं। उनमें से कई बच्चों के स्कूल में वे अकेले यहूदी हैं और वे सच में बस यही चाहते थे कि उनके बच्चों को ऐसा अनुभव मिले। और तुरंत ही मेरे दिमाग में कैंप का ख्याल आया, जो कि आखिरकार आप जानते हैं ये दोहरा फायदा देता है। एक तरफ ये कैंपर्स को मजेदार और सीखने का शानदार अनुभव देता है, लेकिन ये युवा नेताओं के एक समूह को विकसित करने का भी शानदार तरीका था, जो बाद में स्टाफ बने और इस तरह युवा नेताओं की एक श्रृंखला तैयार हुई जिससे ये प्रक्रिया खुद ही चलती रहे। वाह, ये वाकई कमाल का है। तो एडना, मुझे पता है कि ये आपका 4था साल है काउंसलर के रूप में। हमें अपने अनुभव के बारे में बताइए। इसने आपकी जिंदगी पर क्या असर डाला है? आपकी जिंदगी को कैसे बदला है? और जैसा कि उन्होंने अभी कहा, इसने आपको नेतृत्व और आने वाली पीढ़ियों के लिए नेता बनने के बारे में क्या सिखाया है? ठीक है, नमस्ते, मेरा नाम एडना है। मैं इमो स्टेट नाइजीरिया से हूँ। मैं अबुजा के अगोगा में गिदोन हिब्रूज में पूजा करती हूँ और ये मेरा 4था साल है कैंप में। ठीक है, कैंप ने मेरी मदद की है। कैंप ने मुझे जिम्मेदार बनना सिखाया है, हमें नेतृत्व दिया है, हमें सिखाया है कि नेता कैसे बने। इसने मुझे आत्मविश्वास दिया है। और जब मैं आत्मविश्वास की बात करती हूँ तो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमारे पास 3 दिन की लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, जहाँ हमें महान नेता बनना सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि कैंपर्स को कैसे पढ़ाएं, उनके साथ कैसे धैर्य रखें। और जब मैं आत्मविश्वास की बात करती हूँ, मेरा मतलब है एडना ने इस साल सिर्फ काउंसलर रहने से आगे बढ़ी हैं, बल्कि कैंपर रजिस्ट्रेशन को भी संगठित किया है और अब वो जिम्मेदार हैं। 8 से 10 साल के बच्चों के उस ग्रुप की, जिसे हम A डॉट कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। वाह, बहुत अच्छा। मैं सियोन से सुनना चाहती हूँ। हम आपके पास वापस आएंगे एडना, लेकिन सियोन, ये आपके लिए बहुत मजेदार होना चाहिए। कैंप का आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा क्या है? खेल, लोग, खाना, कलर वॉर, हमें बताइए।
ठीक है, मेरे कैंप का सबसे पसंदीदा हिस्सा वो गतिविधियां हैं जो हम लंच के बाद करते हैं। जैसे मैं सिलाई की क्लास में हूँ और वहाँ मैं चाला कवर बनाना सीख रही हूँ और मुझे लगा कि सीखने में एक नई कला जोड़ना मजेदार होगा। तो असल में ये मेरे बचपन की सबसे अच्छी अनुभवों में से एक है। जैसे तुम्हारे बचपन में। अच्छा, और डेबी जरा और विस्तार से बताओ कि कैसे इसमें यहूदी मूल्यों और समुदाय की भावना को शामिल किया गया है। सिर्फ ये जानना नहीं कि ऐसे लोग हैं जो इन युवाओं की परवाह करते हैं, बल्कि जब वहां कोई रब्बी या संगठित व्यवस्था नहीं है तो ये लंबे समय में कैसे फायदेमंद हो सकता है। जरूर। पिछले साल हम वास्तव में बहुत भाग्यशाली थे कि रब्बी गर्शोम सिजोमू, जो युगांडा की अबू यदाया समुदाय से हैं, हमारे साथ जुड़े और वे हमारे साथ 2 हफ्ते हमारे निवासी रब्बी के रूप में रहे। वो इस साल नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपनी एक छात्रा रूथ मुंगोनो को भेजा जो हमारे साथ जुड़ी हैं और हमारी यहूदी अध्ययन सत्रों का नेतृत्व कर रही हैं। तो कैंप का एक दिन ये बहुत हद तक एक अमेरिकी समर कैंप के दिन जैसा ही होता है। हम सब मिलकर तफला से शुरुआत करते हैं और फिर हम अपनी अपनी उम्र के समूहों में चले जाते हैं, जहां 2 पीरियड्स होते हैं। सुबह के समय लंच से पहले, जिनमें से एक यहादुत होता है और यहादुत एक थीम पर केंद्रित होता है। तो इस साल की थीम यहूदी जीवन चक्र है। पिछले साल हमने यहूदी कैलेंडर किया था और ये आप जानती है दोनों को सामने लाने के मौके हैं। आप जानती हैं यहूदी धर्म के नियम, यहूदी धर्म की रस्में, गीत और शायद सबसे महत्वपूर्ण मूल्य और हमारे लिए एक समूह के रूप में उनका क्या अर्थ है। बहुत सारा गाना होता है। हाँ, सॉरी और जारी भले ही। रखो। हाँ नहीं, और हमने कुछ हिब्रू भी सीखा। मुझे लगता है अब लगभग सभी बच्चों को आलेफ बेट आता है। और आप जानती हैं उनमें से कुछ तो काफी आगे हैं। हाँ, ये कमाल है। तो एडना और सियोवान, आपके लिए भी बताइए कि आप अपनी यहूदी पहचान के बारे में कितना जानती हैं। चाहे ये आपके घर परिवार में भी होता है। क्या आपने भी अपने परिवार में यहूदी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ ही परवरिश पाई है, या फिर ये सब कुछ नया है जो आप कैंप में सीख रही हैं, इसके अलावा जो आपने घर में सीखा है। ठीक है, मेरे लिए मैं यहूदी धर्म में पैदा हुई थी। मेरे माता पिता ने 5 साल पहले यहूदी धर्म अपनाया था, जहां उन्होंने मसीही मंदिर छोड़ दिया और यहूदी धर्म अपना लिया। 5 साल पहले वे लागोस राज्य नाइजीरिया से अबूजा नाइजीरिया चले गए और उन्होंने गिहोन हिब्रू सिनेगोग पाया, जहां उन्होंने वहां के बुजुर्गों से मुलाकात की और उन्होंने यहूदी धर्म का अभ्यास शुरू किया। खुद को हिब्रू भाषा सिखाना शुरू किया, खुद को तेफिला सिखाना शुरू किया और इसी दौरान विदेश में कुछ लोगों ने उन्हें किताबें भेजनी शुरू कर दी, उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। और 2021 में बाइडेन अमेरिका से आए, वो अमेरिका से धर्मांतरण के लिए आए थे और मेरे पापा और मेरे बड़े भाई ने धर्मांतरण किया और 2024 में वो फिर से वापस आए और मैंने और मेरी बहनों ने हमने वाह, मेरी पूरी जिंदगी। तो अब हमें चाहिए कि आप अगले साल इजराइल आए। सियोन, हाँ, और तुम्हारा क्या नौजवान? ठीक है, मैं 2 साल से यहूदी हूँ और इसकी वजह यह है कि मेरे पापा न्यू टेस्टामेंट से ज्यादा सहमत नहीं थे, तो उन्होंने तय किया कि वे इसे अलग रखेंगे और ओल्ड टेस्टामेंट पर ध्यान देंगे। तो उन्होंने पाया कि ओल्ड टेस्टामेंट की सारी बातें यहूदी धर्म से मेल खाती हैं। जब हमने धर्म परिवर्तन किया तो मेरे लिए सब कुछ नया था और कैंप में आकर मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आने लगा। हमारे पास है, अब मेरे पास दोस्त हैं जो मुझे यहूदी धर्म समझने में मदद करते हैं। रूथ है जो मुझे उन प्रोजेक्ट्स और सवालों में मदद करती हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाती। तो मूल रूप से कैंप धरती पर स्वर्ग जैसा है। तो कुल मिलाकर ये बहुत शानदार है। जाहिर है कि कैंप सारा बहुत उपयुक्त है, इसमें सबके लिए जगह है। डेबी, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या आप चाहती हैं कि इसे दूसरे समुदायों में भी अपनाया जाए? क्योंकि हम जानते हैं कि ये सिर्फ नाइजीरिया की बात नहीं है। मेरा मतलब है अलग अलग अफ्रीकी देशों में कई समुदाय हैं जो खुद को इजराइल की खोई हुई जनजातियों का हिस्सा मानते हैं। मतलब बिल्कुल, ये मतलब जब हमने 4 साल पहले पहली बार कैंप किया था तो वो वास्तव में एक प्रयोग था और तब से हमने बहुत कुछ सीखा है और अब हमारे पास एक अच्छी संरचना है जो काम करती है और हम वाकई बहुत खुश हैं कि हम इसे दूसरी समुदायों तक भी ला सकते हैं। युगांडा के रबी गर्शोन इसको आगे बढ़ाने और युगांडा में भी एक कैंप आयोजित करने में वाकई बहुत रुचि रखते थे और हमारे द्वारा प्रशिक्षित स्टाफ और जो यहाँ काउंसलर्स रहे हैं वे नाइजीरिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं
और वास्तव में पिछले साल हमारे कुछ लोगों ने पोर्ट हारकोर्ट में एक मिनी कैंप सारा और एबनी राज्य में एक और मिनी कैंप सारा आयोजित किया था। तो आप जानती हैं हम कैंप को बनाए रखने के लिए काफी धन जुटाते हैं क्योंकि यह कोई बहुत अमीर समुदाय नहीं है। लेकिन जब तक हमारे पास संसाधन है, निश्चित रूप से इसकी मांग है और हम इसे जितना संभव हो सके उतना विस्तार करने के लिए खुश हैं। वाह, कमाल है। जो आप कर रही हैं वो बहुत सुंदर है। और अगले साल अगर मुझे कुछ छुट्टी मिल गई तो शायद मैं भी आकर कैंप काउंसलर के रूप में मदद करूंगी। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। और ये था इस हफ्ते के जूइश वर्ल्ड वीकली का पूरा एपिसोड। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल, हमारी वेबसाइट और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ये एपिसोड और पिछले एपिसोड्स भी देख सकते हैं। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। एक बार फिर देखने के लिए धन्यवाद और तेल अवीव से शालोम।